सत्यमेव जयते। फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजुरी स्पोर्ट्स, इसमें आपका स्वागत है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, कारण क्या है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दूसरा है कि कुछ कंटेंट इसमें ज़्यादा है, लेकिन आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो मैं बुक से कंटेंट, क्योंकि इधर उधर ना भाग जाऊं, तो इसलिए सिलेबस का कंटेंट सिर्फ ले रहा हूं यहाँ से, और बाकी आपको मैं अपने अंदाज में बता दूंगा। फिजियोलॉजी इंजुरी स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है इसका, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब इसमें सारा एक साथ नहीं पूछेगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका। 3 से 4 पॉइंट है डिफरेंट बुक्स में, तो 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आपका अगर आता है तो उसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, फर्स्ट जो है 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 भी है, 4 भी है। पहले क्या किया था, 1 2 3 5 था, अब 4 नंबर के भी क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है ये 4 नंबर क्वेश्चन में सेट कर जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सब में 3-4 पॉइंट है, तो मैं 4 या 5 पॉइंट जो है सारे में बताते चलता हूँ आपको। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ किन किन चीजों से डिटरमाइन होता है? पहला, वेट ऑफ बॉडी। अब सुमो रेसलर है, वो अगर आपको देखिए, स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा है, फुल स्ट्रेंथ बोल रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए बॉडी का वेट होना जरूरी है। बहुत पतला दुबला आदमी, लीन थिन, तो उसका एक्सप्लोसिव पावर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए बॉडी वेट भी चाहिए। एक सुमो रेसलर, एक पतला आदमी को अगर लड़ा दिया जाए तो हो सकता है कि फुर्ती ज्यादा हो, जम करके सिर पे मार दे और हार जाए तो बात अलग है, लेकिन सीधे दम लगा के हराना होगा तो नहीं हरा सकता है वहां। तो पहला बॉडी वेट। दूसरा, मसल शेप एंड साइज। मसल जब एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका साइज बढ़ जाता थोड़ा, तो मसल का साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जो भी स्टेनियस काम करते हैं, स्टेनियस वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं स्टेनियस, वो सब का साइज ऑफ मसल बढ़ जाता है। मसल कंपोजिशन। अब देखिए, मसल कंपोजिशन जो है ना, ये आप स्पीड में भी डालेंगे, एंड्योरेंस में भी डालेंगे, स्ट्रेंथ में भी डालेंगे, क्योंकि मसल कंपोजिशन जो है वो है क्या, वो समझ लीजिए। शेप एंड साइज तो आप अपने अंदाज में लिख दीजिएगा 2-4 लाइन की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन अपटेक इनटेक की कैपेसिटी बढ़ती है, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है, मसल का साइज थोड़ा ग्रो कर जाता है ताकि ज़्यादा वो फंक्शन कर सके, एटीपी पीसी जो उसका फंक्शन होता है वो बढ़ सके। अब इतना नहीं भी लिखिएगा आप, थोड़ा सा आपको हेडिंग ज़्यादा जरूरी है, हेडिंग जो है वो याद रखिए। तो आपका बॉडी वेट, शेप एंड साइज ऑफ मसल, उसके बाद मसल कंपोजिशन जो है, उसमें 2 तरह के मसल है, टाइप 1 टाइप 2, या इसको कह सकते हैं आप रेड रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। तो मसल कंपोजिशन में जब भी बॉडी में रेड ट्विच फाइबर, व्हाइट ट्विच फाइबर, रेड ट्विच फाइबर जब भी ज़्यादा होगा तो रेड ट्विच फाइबर आपका एंडोरेंस का काम करता है, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है रेड ट्विच फाइबर में, और उससे क्या होता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक्टिविटी के लिए काम आता है। यानी जितने लंबे दौड़ने वाले लोग हैं, देखिएगा आप, लॉन्ग रनर जो रहते हैं वो दुबले पतले रहते हैं, लीन एंड थीन रहते हैं, तो जितने लंबे दौड़ने रनर हैं वो उसमें रेड ट्विच फाइबर ज़्यादा होगा, और जितने एक्सप्लोसिव एक्टिविटी वाले हैं वो वाइट ट्विच फाइबर वाले हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस 100-200 दौड़ने वाले, देखिए मसल हिलते रहेगा, और जब दौड़ेंगे, उसैन बोल्ट से दौड़ेंगे तो उनका मसल हिलता हुआ दिखाई देगा, और जो मैराथन जीतता है लोग एकदम दुबला पतला सूखा हुआ रहता है। कुछ उसमें रेड ट्विच फाइबर है और बढ़ते चला जाता है, इसमें व्हाइट ट्विच फाइबर है जो बैलेंस होते चला जाता है। जितने शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन फेंकने वाले लोग हैं, जितने वेट लिफ्टर हैं, जितने रेसलर हैं, ये सबको ज़्यादा स्ट्रेंथ जरूरत है। तो मसल कंपोजिशन, अब इसी का बैलेंस है, रेड और व्हाइट का बैलेंस जहाँ रहा वो दोनों एक्टिविटी में काम आ जाता है, लेकिन व्हाइट ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द मसल, शेप एंड साइज ऑफ मसल, या साइज ऑफ मसल, और थर्ड जो है, शेप एंड साइज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइज ऑफ मसल लिख दीजिए। थर्ड जो है आपका मसल कंपोजिशन, और फोर्थ
इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है? जैसे मुझे फोर्स लगाना है कहीं, तो ब्रेन से सबसे पहले एक संदेश जाता है, नर्व इम्पल्स जाता है कि आप वहाँ ताकत लगाइए। मैंने इसको उठाया, अंदर सोचा पहले उठाना है, मसल के अंदर से ब्रेन के अंदर से नर्व इम्पल्स गया, और इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बायो जो लिए होंगे ज़्यादा जानते भी होंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे तो साइनेप्स है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहाँ से संदेश जिस हिसाब से जाता है उतना CO2 आयन टूटता है, और ट्रोपोनिन और मायोसिन का जो है आपस में कॉम्बिनेशन वहाँ बनता है, और तेजी से मसल का वो होता है, कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसको प्रोटीन फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिए, या फिर ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड ले लिए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ लिए हैं जो कि ब्रेन को इफेक्ट डालता है, कोकीन, हीरोइन। अब इसका अगर ऐसा ऐसा मात्रा है जो कि आपके ब्रेन के जो वो पार्ट है जो कि मसल को एनर्जी, जो नर्व इम्पल्स भेजता है, उसको अगर बढ़ा देता है तो वो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा। लेकिन जनरल भी जब आदमी वार्म अप करता है और सोचता है कि मुझे मैच खेलना है, आज अच्छा खेलना है, तो वहाँ नर्व इम्पल्स धीरे धीरे खुलने लगता है। तो 4 चीज़ें हो गई आपकी: बॉडी वेट, वेट ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द मसल, मसल कंपोजिशन, और इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, स्पीड में भी मसल कंपोजिशन, वाइट होगा तो ब्रस्ट होगा, ज़्यादा जल्दी फंक्शन करेगा। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए मसल कंपोजिशन 3 जगह डालना है आपको: स्ट्रेंथ में, स्पीड में, इंडोरेंस में, फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब नहीं कि वाइट है कि रेड है, वो जॉइंट्स के प्रकार से और जिस तरह से आप इस हल्का से स्ट्रेंथ लगा के जो मेहनत करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ का काम भले आ जाएगा। मसल कंपोजिशन आप लिख दीजिएगा, वहाँ आप समझ भी गए मसल कंपोजिशन क्या है, तो आप उसको वर्णन कर दीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो स्पीड भी कम होगा। स्टिफ आदमी ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मसल में होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए? तो देखिए स्ट्रेंथ 2 है, स्टैटिक और डायनेमिक। ये डायनेमिक 3 तरह का है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करना, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जब एक्सप्लोजन के साथ काम करना। तो यहाँ वाइट टिच फाइबर होगा और मेहनत करके उसको और एक्सप्लोजन में हम लोग परिणत कर देंगे, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगा। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। फोर्थ, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी अच्छी है तो स्पीड ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी जल्दी मसल में जा रहा संदेश, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम काम। स्पीड क्या है? टू डू एनी वर्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लास्ट, रिजर्व एनर्जी। अगर बॉडी के अंदर रिजर्व एनर्जी है, देखिए 2 तरह की एक्टिविटी है, जो जानते होंगे उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते वो समझ ले, क्या कि लिखने में आपको काम आएगा कहीं ना कहीं। 2 तरह का एनर्जी है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक है कि हम जितना सांस ले रहे हैं वो एटीपी पीसी में परिणत हो रहा है और वो काम कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। इसके द्वारा जो है लंबे समय तक हम काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटी है जो स्ट्रेनियस है, बहुत फास्ट है, जैसे 100 मीटर दौड़ रहे हैं, तो वहाँ ब्रीदिंग उतना तेज नहीं ले सकते जितना एनर्जी खर्च हो रहा है, तो इसलिए बहुत बार 100 मीटर रुकने के बाद भी लंबा सांस आदमी लेते रहता है बहुत देर तक, लेकिन उस दौरान रिजर्व एनर्जी खर्च होती है, उसको एनारोबिक एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो एरोबिक, एरोब से बना है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एकदम जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी एनर्जी ब्रस्ट होता है। तो जब भी फास्ट एक्टिविटी या भारी सामान उठाना है तो एनारोबिक हो जाता है, वहां एरोबिक काम नहीं आता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो ये है एरोबिक, क्योंकि यहां पर सांस में ले रहा हूं, उतनी ही एनर्जी से काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ जाइएगा। तो यहाँ पर इसको दीजिए कि रिजर्व एनर्जी सोर्स, एनारोबिक का रिजर्व एनर्जी सोर्स है, तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा, नहीं तो आप बहुत थोड़ा सा ही में थक जाएंगे, और एनर्जी रिजर्व सोर्स नहीं तो आप स्पीड वाला काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा थका हुआ आदमी धीरे धीरे तो काम फिर भी कर लेगा मन मार के, लेकिन बहुत स्पीड से नहीं कर सकता है। फिर उसके एंडुरेंस, एंडुरेंस मीन्स to sustain any activity for longer period of time, ability to sustain any activity for longer period of time। तो ये, या इसका एक और डिफिनीशन है कि एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, थकान को रेसिस्ट करते हुए भी काम करने की क्षमता। तो इसके लिए पहला चाहिए एरोबिक कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन लेते रहें
और लंबा काम करते रहें। अगर नाक थोड़ा भी जाम हो गया आप नहीं कर सकते, अस्थमा जिसको है वो बहुत एंड्योरेंस वाला काम नहीं कर पाएगा। टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक देखिए जैसे आप काम कंटिन्यू करेंगे ना तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और जो उस लैक्टिक एसिड को भी कॉप अप कर सकते हैं। जैसे कि प्लेयर थकता है फिर भी काम करता है, एक रनर थक रहा है फिर भी दौड़ रहा है, तो बॉडी में धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है, शरीर में जो पेन होता है उसको बर्दाश्त की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जनरल आदमी थक के रुक जाता है और वो थकने के बावजूद भी काम करते रहता है। तो लैक्टिक एसिड बेरिंग को टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड जो है, या लैक्टिक, इसका एक और टर्म है किसी बुक में है, और हम लोग जो पढ़े कि लैक्टिक एसिड बीरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है किसके द्वारा, तो एक्सरसाइज द्वारा। लेकिन जिसमें पहले से इंक्रीज है थोड़ा भी, उसका एंड्योरेंस ज़्यादा होगा, या किसी भी कारण से इंक्रीज कर लिए हैं तो उसका एंड्योरेंस ज़्यादा होगा। तो पहला एरोबिक कैपेसिटी, दूसरा टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक। दो आदमी दौड़ रहे हैं, दोनों का ताकत बराबर है, एंड्योरेंस बराबर है, लेकिन एक आदमी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पैर रख रहा है तो उसका थकान ज़्यादा होगा, क्योंकि जब रिदम में एक्टिविटी कोई करते हैं ना, पैर सीधा सीधा खुल रहा है, पड़ रहा है, रिदम में एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ थकान कम होगी। जब आप डांस करते हैं, कोई डांस कर रहा है, उसको डांस अच्छे से आता है और म्यूजिक को एंजॉय कर रहा है, वो ज़्यादा जल्दी नहीं थकेगा। और जहाँ तहाँ पैर पटक के डांस कोई कर रहा है तुरंत थक जाएगा। तो जहाँ रिदम होता है वहाँ एंड्योरेंस ज़्यादा होता है। तो यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की टेक्निक अगर आप में है, आप लिख रहे हैं ठीक ढंग से, हाथ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और एकदम बॉडी को बैलेंस करके लिख रहे हैं, तो आपके लिखने की एंड्योरेंस उस समय ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक आपको आएगी अगर, तो एंड्योरेंस आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। और लास्ट चौथा मसल कंपोजिशन, फिर यहाँ मैंने कहा ही था डालना है। तो एरोबिक कैपेसिटी, टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक और मसल कंपोजिशन। मैं इसको एक दो बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो वीडियो देख रहे होंगे वो अगर इसको ये डाउनलोड कर लेंगे और सो के भी सुनते रहेंगे तो उनको अच्छा रिवीजन हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज एंड सेक्स के अनुसार भी डिपेंड करती है। ऐसे तो सारा चीज़ है, स्ट्रेंथ भी, स्पीड भी, सब कुछ है, लेकिन चूंकि बुक में हर एक को थोड़ा चेंज भी करना था तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी डाल दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये सारा एज एंड सेक्स तो स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है, सारा एज एंड सेक्स डिपेंड करता है। लेकिन सेकंड से देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। आप फिजिकल एक्टिविटी कम भी करते तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि बॉडी में स्पीड भी ज़्यादा रह सकता है कभी कभी दौड़े, लेकिन आपका फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाएगी। तो फिजिकल एक्टिविटी चार को मेन मान के चलिए। फिजिकल एक्टिविटीज, इंजरी, जिसको चोट लग जाती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। अगर यहाँ ज्वाइंट में चोट लग गया तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगी। मुझे कंधे पे एक दो बार चोट लग चुका है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले जैसी नहीं है। तो इंजरी, मसल स्ट्रेंथ, मसल में अगर थोड़ा भी स्ट्रेंथ नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा। और लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट। लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट करने के लिए ज्वाइंट से ही करेंगे ना, हड्डी बीच से तो मुड़ेगी नहीं, ज्वाइंट से मुड़ेगी। तो अगर ज्वाइंट का स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट ठीक नहीं है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये तीन है, मन दो है लेकिन ये तीन हो गया। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट से रिलेटेड, और वास्कुलर यहाँ पर पूरा का पूरा आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन तीन सिस्टम पे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज आपको देखना है। अब देखिए किताब में या बहुत जगह बहुत तरह का पॉइंट है, लेकिन आपको ना जिस सिस्टम को लिखना है उसका तो पॉजिटिव इफेक्ट ही लिखना है। उस पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। अब मस्कुलर सिस्टम में मेन क्या है आपको सिर्फ पता चाहिए मसल है। अब मसल में भी अंदर अंदर किस तरह से फंक्शन होता है वो अगर मालूम है तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे चेंज इन मस्कुलर शेप एंड साइज, वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है। टोन पोजिशन मसल, मसल जो एक्सरसाइज करते हैं उनका थोड़ा सा खींचा हुआ रहता है, इसलिए जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 50-60 ईयर्स में भी जब चलते हैं तो उनका मसल थोड़ा सा टोन अप रहता है, तो एज पता नहीं चलता है, आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। तो ये गुड बॉडी स्ट्रक्चर, ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा और लिख सकते हैं इसको। इंक्रीज इन कैपिलरीज इन मसल, मसल में देखिए छोटे कैपिलरीज होते हैं जो उसको एनर्जी ले जाते हैं, ब्लड ले जाते हैं, तो उसमें उसके अंदर कैपिलरीज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी मसल थकता है तो तुरंत ब्लड जाता है, तुरंत ब्लड वहाँ से आता है, वहाँ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मसल की।
क्योंकि रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक तो हार्ट और लंग्स में हो रहा है, लंग्स के बाद जो प्योर ब्लड चार्ज जा रहा है, तो मसल में भी ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो कितना जल्दी ले रहा है और कितना जल्दी खर्च कर रहा है वो भी बढ़ जाता है। चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू, मसल के जो टेंडन से मिले हुए पार्ट है उसमें भी मजबूती आ जाती है। कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा फैट, जो मसल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, मसल के अंदर जो फैट गेन होता है उसका वो कंट्रोल्ड हो जाता है। इम्प्रूव इन रिएक्शन टाइम, मसल का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। अब इसमें से देखिए दो चार रखिएगा कि मसल क्या क्या करता है, तो बॉडी ऐसे करता है तो इसको क्या चाहिए, तो इसका रिएक्शन टाइम अच्छा रहता है, तो इसका एफिशिएंट वर्क होगा, इसका शेप एंड साइज अच्छा लगेगा, टोनअप रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्ट्रक्चर बॉडी का अच्छा लगेगा, फिर जो है मसल का शेप एंड साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको इफेक्टिव मसल मूवमेंट, मसल का मूवमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। सारा दो ही चार चीज मेन है, लेकिन उसी को डिफरेंट मसल एनर्जी सोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। मसल के अंदर जो एनर्जी जो है, इमरजेंसी एनर्जी जो मसल में रखे है, तो वो भी उसका स्टोर भी बढ़ जाता है कि क्या पता कब खेलना पड़ जाए, क्या पता कब दौड़ना पड़ जाए, तो मसल कुछ एनर्जी स्टोर रखता है। ये आपके डिफरेंट इमरजेंसी वर्क में भी काम आएगा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक मिनट गर्मी लग रही है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसको देखिए कार्डियो रेस्पिरेटरी समझने के लिए थोड़ा सा तो हार्ट को समझना पड़ेगा। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, एट्रियम वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट वाला। अब इसमें एक्सरसाइज लगातार करने से पहले तो दो देखिए, इसमें ना दो एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर इसमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम, और कभी कभी होता है लॉन्ग टर्म दो, और अगर नहीं पूछा तो दोनों मिला के लिख सकते हैं। इमीडिएट क्या होगा, लेकिन हाँ इमीडिएट करके इमीडिएट लिखिएगा, नहीं तो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। इमीडिएट में क्या, हार्ट बीट बढ़ जाता है, इमीडिएट में ब्लड पंपिंग बढ़ जाता है, इमीडिएट में जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब इमीडिएट है। लेकिन लॉन्ग टर्म ज़्यादा पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब बार बार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी में ज़्यादा एक स्ट्रोक, अब दो चार चीज में देख लीजिएगा। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में कितना शरीर में ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, यह है स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में कितना करता है वह कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये और कोई टर्म है इसमें क्या, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम एक स्ट्रोक में तो दोनों लिखेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल्स में, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड क्या है, हार्ट से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं आपकी, हार्ट पूरा का पूरा और साथ में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये जो है इसकी इमीडिएट इफेक्ट एक्सरसाइज में है इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब इमीडिएट में है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल लिखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ जाता है। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने हर एक स्ट्रोक पे ज़्यादा जाने लगता है ब्लड, इसलिए जो एथलीट होते हैं ना वो उनका हार्ट स्लो हो जाता है जब वो लोग रेस्ट में होते हैं, बहुत स्लो, जनरल आदमी से भी स्लो, क्योंकि उनके हार्ट का आकार बढ़ा होता है, कम पंप में ही ज़्यादा ब्लड दे देता है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, जो मैंने कहा अभी वो आपको लिख देना, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। इंक्रीज इन कैपिलरीज बढ़ जाते हैं बॉडी में, उससे क्या होता है कि छोटे छोटे जगह ब्लड फ्लो ज़्यादा आराम से अच्छे से जाता है। कंट्रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होता है। ये सब हो गया लॉन्ग टर्म। तो ये आपका हो गया फास्ट रिकवरी रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है हार्ट का। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के 2-4 टर्म अगर लिखिएगा ना तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। जैसे टाइडल वॉल्यूम यानी कि 1 ब्रीथ में कितना ऑक्सीजन लिए, यह है टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज टेकन इन एंड आउट इन 1, एक बार कितना लिए छोड़े हुए, टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, पूरा का पूरा वाइटल मतलब कि पूरा का पूरा कितना हम ले सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल एक्सेल आफ्टर इनहेलिंग, इनहेल करके पूरा एक्सेल किए। इसको इससे कल्पना कीजिए कि एक आता है चेक करने वाइटल कैपेसिटी, उसमें जोर से फूकिएगा ना तो वो गेंद ऊपर उठता है, कितना उठा सकते हैं वो।
मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था जब कोविड का, तो वो हम खरीदे थे, शायद मेरे पास है अलमीरा में। तो वो जो लिए तो वाइटल कैपेसिटी नापने के लिए, यानी कितना आप फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, तो यानी लंग्स की कैपेसिटी क्या है वो। वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कि जब आप ऑक्सीजन जनरली ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के बाद भी जितना आपके अंदर बच जाता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है था मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम तो नाम ही से, 1 मिनट में कितना आप लेते और छोड़ते हैं उसके अमाउंट को मिनट वॉल्यूम बोलते हैं। एक और टर्म इस बुक में नहीं है, वैसे एक टर्म और है, ऑक्सीजन वेंटिलेशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स, माने कितना ज़्यादा ऑक्सीजन को, क्योंकि जितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें से कुछ कुछ ऑक्सीजन अनयूज्ड भी रह जाता है, क्योंकि छन्नी उतना काम नहीं करता। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनका वो ऑक्सीजन वेंटिलेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब ये सब टर्म समझने के बाद आप लिख सकते हैं आराम से। एक तो लंग्स का आकार भी थोड़ा बढ़ता है, तो साइज ऑफ लंग्स बढ़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ लंग्स बढ़ेगी, ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ेगा। फिर डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, जब रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट होगा, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बहुत स्लो सांस लेंगे वो, और सोएंगे तो लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम से धीमा धीमा लंबा गहरा, उतना से काम चलते रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज सांस ले चुके एक्सरसाइज के दौरान। इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी, अब जो है उसको लिखते जाएगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मिनट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सारा आपको लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, नया नया जो है ना एल्वियोली और ये बनने लगता है, छन्नी में नया नया छेद आने लगता है। जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, छोटे छोटे जो एयर सैक्स हैं वो जो है इंक्रीज होने लगते हैं। एक्टिवनेस ऑफ एल्वियोली, वो जो ब्लड छानता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। डिले इन सेकंड विंड भी एक टर्म है। सेकंड विंड क्या टर्म है, जैसे आप कोई एक्सरसाइज करने शुरू करते हैं ना तो तुरंत थक जाते हैं, थकने के बावजूद जब काम करते हैं सेकंड विंड आता है, उसको सेकंड विंड कहते हैं। पहले सिलेबस में वो पूरा टर्म ही था, लेकिन अभी हटा दिया गया, लेकिन आप उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा लेट से सेकंड विंड आया, डिले इन सेकंड विंड आज एक्सरसाइज करने से। और इंक्रीज इन मिनट वॉल्यूम मैंने कह ही दिया, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम लंग रिलेटेड डिजीज, लंग रिलेटेड डिजीज जो है कम होता है जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ ये कार्डियोवास्कुलर, हार्ट का और इसका मसल का, ये तीनों कंप्लीट हुआ। अब है स्पोर्ट्स इंजरीज। देखिए स्पोर्ट्स इंजरी में बेसिकली 2 तरह की इंजरी होती है। एक सडन ट्रॉमा से तुरंत लगती है, उसको एक्यूट इंजरी कहते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है। एक होता है ओवरयूज इंजरी, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो मास्टर्स में हम लोग ने पढ़ा, तो उसकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा होगा। तो स्पोर्ट्स इंजरी में हम लोग एक्यूट इंजरी, जो सडन ट्रॉमा, सडन कोलैप्स, पर तुरंत गिरे, तुरंत कुछ हुआ और हो गया, उसमें उसको कैसे बांटा गया, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और बोन इंजरीज। अब देखिए बोन इंजरी के अलावा सब सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि बोन के अलावा सब चीज सॉफ्ट है, स्किन भी, मसल भी, सब चीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या क्या है, तो स्किन रिलेटेड इंजरी, जो स्किन का छिलना, कटना, स्किन के जस्ट अंदर चोट लगना, जैसे एब्रेजन, किसी भी रफ सरफेस पे छिल जाना, एब्रेजन। अब क्या है ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपको एब्रेजन आ गया तो समझ में आ जाए। एब्रेजन मीन छिलना। कंट्यूजन लग रहा है कटने जैसा, लेकिन कंट्यूजन यहाँ कटना नहीं है। कंट्यूजन है कि ब्लड फ्लो तो है, लेकिन हाथ के मसल के, ये स्किन के अंदर है, तो जैसे चोट लगा और अंदर नीला हो गया, यानी ब्लड तो बहा लेकिन अंदर बहा, अंदर ये हुआ, तो आपका कंट्यूजन। एब्रेजन बाय रबिंग और फॉलिंग डाउन ऑन सरफेस, तो कंट्यूजन हिट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन, वहाँ हिट हुआ, बॉक्सिंग रेसलिंग में पटक दिया और वहाँ काला हो गया कुछ, तो वो हो गया कंट्यूजन। तो एब्रेजन, कंट्यूजन, फिर अब ये दोनों हो गया। इसके बाद इंसीजन, कोई भी नुकीला चीज से पतला सा कटा है, एकदम सीधा कटा है तो इंसीजन, और कोई चीज से कटा है, टेढ़ा मेढ़ा कट गया है, किसी दीवार कोना से लगा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कट गया, तो वो हो गया इंसीजन। लेसेरेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट जगह डिफरेंट है, LACERAT, लेसेरेशन। तो अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा,
जहां तहां से कट गया तो टेढ़ा मेढ़ा कट गया तो लेसेरेशन सीधा कटा हुआ है, शार्प एज से, ब्लेड से या तलवार एकदम धारदार है उससे, चक्कू से कटा हुआ है, एकदम सीधा कटा एकदम, यानी कि कट सीधा दिख रहा है, तो वो इंसिजन हो गया। और टेढ़ा मेढ़ा कटा है, जोर से गिरे और पत्थर तो लगा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कट गया है, या नुकीला चीज से भी टेढ़ा मेढ़ा कट गया, तो वो हो गया लेसेरेशन। तो इंसिजन, लेसेरेशन, ये दोनों कट से रिलेटेड हो गया। कंट्यूजन, कट जैसा लग रहा है लेकिन कट नहीं है, वो अंदर में है। और एब्रेशन। अब देखिए ये सारे स्किन वाले का ना इलाज लगभग एक जैसा है। उसका है कि वॉश द वुंड, जहाँ चोट लगा उसको धो लीजिए अफेक्टेड एरिया को, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। अगर माइल्ड है तो घर में तुरंत इलाज हो जाएगा, मॉडरेट है तो कुछ दिन रेस्ट कीजिए, सीवियर है तो खुद से इलाज मत कीजिए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ इंजेक्शन देगा, ठीक से धोएगा, ठीक से अंदर से गंदा निकाल देगा। तो ये सब का एक जैसा इलाज है। और एंटीसेप्टिक यूज करना है, उसको धोना है, उसको सही टाइम पे दवा खाना, ठीक करना है। दो और है मसल और टेंडन्स का, मसल का टेंडन का। मसल में अगर ओवरलैप या मसल में गैप हो जाता है सर्टेन तेज एक्टिविटी करने के कारण या गिर पड़ जाने के कारण, मसल में अगर इंजुरी आ गया तो मस्कुलर जो इंजुरी है उसको कहते हैं स्ट्रेन। और जो टेंडन्स का है, लिगामेंट्स का है, उसको कहते हैं स्प्रेन। टेंडन से लिगामेंट्स में जो होता है तो हो गया स्प्रेन। स्प्रेन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा टाइम लेता है, और स्ट्रेन थोड़ा कम से टाइम लेता है। तो मस्कुलर ओवरलैप और गैप बिटवीन मसल, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड स्ट्रेन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेंडन्स और लिगामेंट्स कॉल्ड स्प्रेन। अब यहाँ स्ट्रेन स्प्रेन का क्लियर हो गया तो ये भी तीन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में लाइट पेन है बट देयर इज नो लॉस ऑफ मूवमेंट, खेल में हल्का सा लगा लेकिन दौड़ रहा है फिर भी। मॉडरेट में पेन कंसिडरेबल है गया और लॉस ऑफ मूवमेंट इज सीन, और सीवियर में टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट। इसके लिए ही है, स्ट्रेन स्प्रेन के लिए है प्राइस, PRIC, प्राइस। पी यानी प्रोटेक्शन, पर इसको प्रोटेक्ट कर बांध लो ताकि ज्यादा और नहीं हिले डुले, प्रोटेक्शन। आर से है रेस्ट, आर से रेस्ट। आई से आइस, ठीक है। सी से कंप्रेशन, थोड़ा उसको दबा के रखिए, और प्रोटेक्शन मीन्स बचा के रखना है, और कंप्रेशन मीन्स दबा के रखना। एलिवेशन मीन्स अगर यहाँ पर है तो हट से अगर ऊपर रख के अगर रखा गया, या लेट के पैर ऊपर के लिए, पैर में इंजुरी है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं जाएगा, वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होगा, जल्दी ठीक होगा। तो प्राइस यहाँ पर काम आता है। आइस जो है वो 2 से 3 दिन तक तो 3-4 बार आइस का यूज़ करना चाहिए। आइस स्ट्रेन स्प्रेन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। छोटा मोटा छिलना कटना में भी आइस आपका यूजफुल होता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं छिला कटा है, अगर हल्का है तो वहाँ भी आइस आपका काम आता है। तो आइस एक अच्छा ऑइंटमेंट है आफ्टर इंजरी। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट टिश्यू, स्ट्रेन, स्प्रेन, ठीक है, इंसिजन। अब थोड़ा सा इसका चित्र देखिए तो समझ जाइएगा आप लोग शायद। देखिए ये है एब्रेजन, ये है कंट्यूजन, ये है लेसेरेशन, ये नुकीला पूरा सीधा कट गया पेट में तो इंसिजन, यहाँ पर पैर में मोच आ गया तो स्ट्रेन, और ये सॉरी स्प्रेन है, पूरा का पूरा मसल्स टूट, ये लिगामेंट टूट गया है, लिगामेंट रप्चर हो गया है तो स्प्रेन। और जहाँ मसल में कुछ खिंचाव उचाव है वो है स्ट्रेन। अधिकतर पीठ उठ का मसल में जो खिंचाव होता है वो होता है स्ट्रेन। पीठ उठ में या कंधा पे खिंचाव आ गया वो है स्ट्रेन। अब प्राइस, प्राइस जो है आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग बोन में। बोन में बेसिकली आपका सिलेबस में जो है, मुझे लगता है इसमें नहीं लिखा है, मैंने कहीं और लिखा है। बेसिकली उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है बच्चों को, ग्रीन स्टिक, हरा डंडा मुड़ जाता लेकिन टूटता नहीं, तो दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर जब भी होगा तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, लिम्ब को बांधना है, और जो है जितना डॉक्टर बोले 6 to 7 वीक जो है उसको बांधे रखना है, स्टेबल रखना है। तो उसका आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि उसमें क्या लिखना है। किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो उसमें यही लिखना है प्रॉपर। इफ़ नीडेड क्या नीड रहता है ही फ्रैक्चर में, टेक पेन किलर्स, क्योंकि बिना पेन किलर के आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा तो आप सो भी नहीं पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पेन किलर वहाँ लेना जरूरी है। तो ये सब ट्रीटमेंट में लिखना है। आपको समझिए कि कौन सा फ्रैक्चर क्या है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली अकर इन चिल्ड्रन, वो
हड्डियाँ मुलायम होती है तो हल्का मुड़ तो जाती है लेकिन टूटती नहीं, तो उसको भी बांधना ही पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। तो वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। उसके बाद सेकंड होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड सिलेबस में यही है, कम्युनिटेड कम्युनिटी से जोड़ दीजिए। कम्युनिटी में क्या दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तभी कम्युनिटी होगी। तो कम्युनिटेड, जब कोई भी हड्डी यहाँ से यहाँ टूट गई, 2-3 जगह 4 जगह टूट गई, जो गिरे और 2-3 जगह से हड्डी टूट गई, दैट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। याद हो जाए, कम्युनिटी से बना हुआ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। उसके बाद है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि सीधा सीधी हाँ सॉरी, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स दो में अंतर बताते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में जो भी हड्डी टूटती है वो 90 डिग्री पे टूटती है, मतलब एकदम सीधा है, ऐसे राइट एंगल जैसा, तो सीधा टूट गई है दोनों अपने जगह पे, तो वो हो गया ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। और जब ऑब्लिक क्या है, टूट के तिरछा ऐसे एक दूसरे पे खसक गई है हल्का, तो हो गया ऑब्लिक, यानी तिरछा टूटी हुई है। दोनों का चित्र देखिए समझ में आ जाएगा। तो ये अगर सीधा अगर है तो ये है ट्रांसवर्स, और यहाँ पर है तो ये ऑब्लिक, यानी थोड़ा सा टेढ़ा सा टूटा हुआ है, तो हो गया ऑब्लिक। पहले एक और फ्रैक्चर था जो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, वो हटा दिया है। अभी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है जब कहीं भी टूट के और किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन की तरफ मुड़ गया जहाँ जान का खतरा है, तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है वो। एक अभी जो है एक्स्ट्रा में एक नेक्स्ट है आपका ये ऑब्लिक फ्रैक्चर, और इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर मतलब जब एक हड्डी टूट के दूसरे में धंस जाए, ये ऐसा हड्डी टूटा कि टूट के दूसरे में धंस गया, क्योंकि आप जानते हो कि हड्डी अंदर से बहुत, मैक्सिमम हड्डी जो है अंदर से खोखली है, तो एक टूटा और दूसरा उसके अंदर धंस गया है अगर, यानी एक हड्डी ने दूसरे प्रभाव डाला, इम्पैक्ट किया है, तो दैट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो जब व्हेन बोन्स ब्रेक एंड ओवरलैप ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक हड्डी का दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इतना है। इसका लास्ट इसका है यहाँ पर डिसलोकेशन। जहाँ भी ज्वाइंट जो है वहाँ पर हड्डी का जो ज्वाइंट्स है फाइब्रस जो है बैंड से जुड़ा रहता है, वहाँ पर लिगामेंट्स भी होते हैं, तो वो फ्लूइड भी होता है कुछ, लेकिन जब वो किसी भी कारण से अपनी जगह से हिल जाए तो दैट इज डिसलोकेशन। रिस्ट में हो जाए, एल्बो हो जाए, यहाँ हो जाए, कंधा हो जाए, जॉ का डिसलोकेशन हो जाता है। तो ये डिसलोकेशन जो है, डिसलोकेशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन ज्वाइंट्स फ्रॉम इट्स रियल प्लेस। अपने रियल प्लेस से डिसलोकेट हो गया, इधर उधर मिसप्लेस हो गया या डिस्प्लेस हो गया, तो वो हो गया डिसलोकेशन। नाम से लग रहा है। इसका भी इलाज वही है, स्टडी कीजिए, उसको बांध कर रखिए और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। डिसलोकेशन में भी आपको जो है वही करना है, डॉक्टर पास जल्दी जल्दी जाना है ताकि वो ठीक से इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है ठीक से उसको जगह पे लाने के लिए। लेकिन बेसिकली बॉडी को अगर जगह पे सही पे ला दिया गया और कुछ दिन रेस्ट दे दिया तो बॉडी खुद एडजस्ट कर लेती है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप लोग ये चैप्टर से एक बार और 2 बार रिवाइंड करके इसको डाउनलोड करके सुन लीजिएगा और आप लोग जरूर सफल होंगे, अच्छा नंबर लाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसी विश्वास से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।